नमस्कार, मैं रंजीत सिंह द सैटरडे शो में आपका भयंकर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो कामयाब व्यक्ति होता है या फिर सही शब्द यह होगा कि जो कामयाब सोच का व्यक्ति होता है, वो अपनी सोच से, अपने हौसलों से दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आज ऐसे ही एक व्यक्ति से मैं आपको मिलाने वाला हूं। इनका नाम मिस्टर विशाल मर्चेंट है और ये एनजे इंडिया इन्वेस्ट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, बल्कि देश के नंबर वन एनजे इंडिया इन्वेस्ट कंपनी के साथ देश के नंबर वन डिस्ट्रीब्यूटर है। ये एक फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर है और म्यूचुअल फंड में 1000 करोड़ से भी ज्यादा का म्यूचुअल फंड एयूएम ये मैनेज करते हैं। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो ये मैनेज करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज के इस एपिसोड से आपको ग्रोथ के सेंस के बारे में जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर विशाल मर्चेंट से और उनकी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो मिस्टर विशाल, मैं आपका द सैटरडे शो के आज के इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विशाल जी, नमस्ते रंजीत जी। नमस्कार विशाल जी। विशाल जी, आपकी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जर्नी है इसके बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे। मैं आपसे पूछता हूँ विशाल जी, इससे पहले कि आपकी उस जर्नी पे आए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब आपने इस जर्नी की शुरुआत की तो क्या कभी ऐसा हुआ आपके पास में कि आप किसी कस्टमर के पास में गए हैं, आप उस कस्टमर को कन्वेंस कर रहे हैं और वो आपको जो है टालते जा रहा है और आप जो है उससे इरिटेट हो रहे हैं? कभी ऐसा हुआ आपके साथ में? आपकी शुरुआती जर्नी के बारे में पूछ रहा हूँ। शुरू से मैंने क्लाइंट एक्विजिशन में ऐसा कभी भी कोई डेस्परेट या फ्रस्ट्रेट होके एक्टिविटी नहीं की। एंड मैंने कोई भी क्लाइंट को किसी भी तरीके से प्रेशराइज किया हो कि आप बस एक इन्वेस्टमेंट दो या एक इंश्योरेंस दो कि आप मेरे साथ बस एक रिलेशनशिप इमीडिएट स्टार्ट कर दो। आई थिंक मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि किसी भी क्लाइंट को अपने को थोड़ा टाइम देना चाहिए सोचने के लिए। एंड अगर हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंट तरीके से उनके साथ बात करते हैं तो ही वुड डेफिनेटली एक्सेप्ट अस। बहुत बड़ी बात है विशाल जी के पहले दिन से ही, शुरुआती दिनों से ही आपकी सोच ऐसी थी, क्योंकि जो नया नया बिजनेस शुरू करता है वो बहुत डेस्परेट होता है बिजनेस को एक्वायर करने के लिए। बट बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो सेंस ऑफ ह्यूमर शुरू से ही था। तो विशाल जी, आज का जो आपका स्टेटस है उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली कितना म्यूचुअल फंड एयूएम आप मैनेज करते हैं, कितना इंश्योरेंस पोर्टफोलियो आपका है, कितने ऑफिसेज हैं, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी हमें दीजिए विशाल जी। See, currently mutual funds and PMS मिला के combined AUM of around 1170 plus crores and insurance book is around 6 crores. एक सूरत में मैं बैठ रहा हूँ जो मेरी हेड ऑफिस है एंड एक ब्रांच बड़ौदा है। टोटल एम्प्लॉयमेंट जो हमारा है सेफ इन्वेस्ट का वो करीबन 40 लोगों से जुड़ा हुआ है। तो 40 प्लस एम्प्लॉयमेंट्स के साथ हैविंग ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स, जैसे हम उसको फाइनेंस कहते हैं, सेल्स कहते हैं, ऑपरेशंस, एडमिन, देन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट, CRM, सो ऑल काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स वी आर हैविंग। तो पब कितने साल की जर्नी है विशाल जी आपकी? विच इज नाउ क्लोज टू 18 ईयर्स। 18 साल में आपने जो है इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ही इंस्पायर करता है। 18 सालों में आपने जो क्रिएट किया है, 1100 करोड़ का एयूएम, 6 करोड़ का इंश्योरेंस, 2 ऑफिस, 40 जन की टीम, बहुत बढ़िया। तो कैसे आप ये जो आज आपका जो एम्पायर है, इसमें आने से पहले आप क्या करते थे विशाल जी? 1995 से लेकर 2003 करीबन 8 साल तक मैं एक सूरत बेस्ड लीडिंग कोऑपरेटिव बैंक है सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, उसमें जॉब करता था एज अ बैंकर। पोस्ट माई ग्रेजुएशन BSc साइंस मैंने किया है। तो पोस्ट दैट एजुकेशन आई हैव टेकन बैंक जॉब एंड टिल 2003 आई वाज बैंकर। मैंने एक चीज देखी है विशाल जी के, एक व्यक्ति जिसको बैंक में एज अ प्यून भी काम मिलता है, तो वो जो है अपने आप को देश का प्रधानमंत्री जैसा है ना, वो फीलिंग्स उसमें आती है। बैंक में काम कर रहा हूँ और आपने बैंक का काम छोड़ के जो है अपना खुद का ये बिजनेस चालू किया, बहुत बड़ी बात है।
बहुत या बढ़िया, आपका बहुत बड़ा डिसीजन होगा उस वक्त का, कैसा लगता है आपको? हाँ, वो काफी एक टफ टाइम था मेरे लिए वो डिसीजन लेने में, बिकॉज ऑफ आई लॉस्ट माय फादर इन 1992 व्हेन आई वाज 18 years old, and I lost even my mother in 2002 before joining this business or before starting my entrepreneurship journey. तो वो टाइम पे एक डिसीजन लेना कि 8 साल की जॉब है, घर में 3 साल की बच्ची है, तो उसमें एक सेफ स्ट्रेस फ्री जॉब को छोड़ के ये डिसीजन जो स्क्रैच से चालू करना था वो लेना था. सो डेफिनेटली इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी. काफ़ी फैमिली प्रेशर भी था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बट आई हैव टेकन दैट डिसीजन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. नहीं तो फिर ऐसा क्या माहौल बना, ऐसा क्या जो है आपको अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से आप इस बिजनेस में आए? हाँ, मैं एक्चुअली एनजे इंडिया के साथ करीबन 20-22 साल से जुड़ा हुआ हूँ. 1998 से मैं एनजे इंडिया इन्वेस्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट्स मेरा करता था, एंड आई एम क्वाइट क्लोज विद नीरज भाई, जिग्नेश भाई एंड एंटायर फैमिली ऑफ एनजे इंडिया इन्वेस्ट. सो जब एनजे ने 2003 में अपना ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क लॉन्च किया, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नीरज भाई इन्वाइटेड मी एंड गाइडेड मी कि ये प्लेटफॉर्म क्या है. तो थोड़ा मैंने डिटेल में प्लेटफॉर्म को समझने की कोशिश की, एंड देन फाइनली आई टुक डिसीजन कि ये एक शायद कुछ नई शुरुआत हो सकती है मेरे लाइफ की, तो लेट्स टेक दिस चैलेंज. तो विशाल जी, आप एनजे इंडिया इन्वेस्ट के कस्टमर थे? हाँ जी. आप उनके कस्टमर थे 1998 में, यू सेड? हाँ हाँ हाँ, 1998 में मैंने फर्स्ट म्यूचुअल फंड मेरा खुद का इन्वेस्टमेंट्स एनजे इंडिया इन्वेस्ट से चालू किया था. तो क्यों ऐसा क्या इनके मन में आया? नीरज भाई ने आपको अप्रोच किया था? हाँ, नीरज भाई ने अप्रोच किया था क्योंकि वो पहले खुद एंड उनकी टीम क्लाइंट सर्विस करते थे, डायरेक्टली क्लाइंट एक्वायर करते थे, बट देन दे हैव स्टडीड एंड दे हैव फेल्ट के ये बिजनेस काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो क्यों हम पूरा एक एडवाइजरी नेटवर्क क्रिएट नहीं करें इंडिया लेवल के ऊपर. And that is how I think it was one of the dream which they have created, and today we are seeing how they have built the one of the most finest platform. परफेक्ट, परफेक्ट. तो आप अपना बैंक का काम छोड़कर, नीरज भाई ने आपको समझाया, उन्होंने कन्विंस किया, आप अपना बैंक का जॉब छोड़ के आपने जो है ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर का काम शुरू किया. या तो क्या बेस था जब आपने ये फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू किया? किस बेस के साथ में आपने, किस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ? आज तो आपका बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस वक्त आपका क्या बेस था जब आपने ये काम शुरू किया? मेरा तो कोई बेस था नहीं, क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे फोर फादर कोई भी मेरे लॉन्ग डिस्टेंस में भी ये बिजनेस में नहीं है और नहीं था. तो ऐसा तो कोई बेस हमारा ब्रोकिंग लाइन में नहीं था. तो बेस की अगर बात करें तो इट वाज कंप्लीटली जीरो. सो आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच ओनली. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू भी एक छोटी हमारी ऑफिस हुआ करती थी, जिसमें मैं और मेरा एक प्यून था. तो हम दोनों ने साथ में ये चालू किया था. तो दैट प्यून वाज सपोर्टेड मी फॉर कलेक्शंस and other each and everything I was managed at my level. तो कैसे आप लोगों को कन्विंस करते थे? आपका वो दौर जो था, शुरुआती दौर, कैसे आप लोगों के पास जाते थे, उन्हें कन्विंस करते थे, कैसे करते थे आप? मैंने मेरा खुद का एक पहले तो क्लोज कॉन्टेक्ट्स का लिस्ट क्रिएट किया, जिसमें मेरे फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जो मेरे बैंक के कलीग्स थे, वो सबका मैंने एक लिस्ट क्रिएट किया. एंड 101 बैंक के साथ साथ मैं आफ्टर बैंकिंग आवर में उनको मिलने जाता था उनके कन्वीनियंट के मुताबिक. तो कभी वो लोग रात को 10 बजे भी बुलाते थे, एंड दैट मीटिंग फिनिश होती थी रात को 12 बजे तक. तो इस तरीके से मैं उन लोगों को मिलता था, उनको समझाता था कि म्यूचुअल फंड्स इज अ न्यू व्हीकल फॉर क्रिएटिंग वेल्थ, एंड जिसमें मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म का अगर एक स्टे इन्वेस्टेड का अगर एक नेचर क्रिएट करो तो डेफिनेटली यू वुड गेट अ बेटर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न. सो इस तरीके से एक एक क्लाइंट को मिल के कन्विंस कराने की कोशिश करते थे. एंड फाइनली
कुछ क्लाइंट्स उसमें सक्सेसफुली एक्वायर हुए एंड देन रेगुलर कोर्स में कुछ ना कुछ एक गैदरिंग करते रहते थे। वो टाइम पे एनएफओस बहुत आते थे, तो उनकी एक्टिविटी भी काफ़ी करते थे एंड थ्रू दैट न्यू प्रोस्पेक्ट, न्यू रेफरेंसेस आल्सो स्टार्टेड कमिंग। नहीं, लेकिन विशाल जी, 2003 की आप बात कर रहे हैं, वो टाइम पे किसी को म्यूचुअल फंड बताना रातों तले चने चबाने की बात थी वो वक्त। आज तो बहुत आसान दिखता है, लेकिन उस वक्त तो इट वाज वेरी टफ जॉब। तो कहीं है ना, लोगों को बहुत फॉलो अप करना, बहुत समझाना, बहुत आपको तकलीफ का काम नहीं था उस वक्त ये? शुरू शुरू में ऐसा लगा था, क्योंकि ऐसी ऐसी कोई प्रैक्टिस या ऐसा कोई इतना डीप क्लैरिटी एंड नॉलेज नहीं था, बट इतना समझ में आ रहा था कि क्लाइंट एक्वायर करने के लिए जो बेसिक एक रिक्वायरमेंट है वो उनका ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस जीतना है, एंड हमारा जो कन्विक्शन एंड बिलीफ है उसको ट्रांसफॉर्म करना है क्लाइंट्स के माइंड एंड हार्ट में। तो उसके लिए पेशेंस चाहिए, एंड जितना आप क्लाइंट को एजुकेट करोगे उतना ही शायद वो आपके साथ लॉन्ग टर्म के लिए जुड़ सकता है। तो वो एक कस्टमर सेंट्रिसिटी, कस्टमर फर्स्ट फिलोसॉफी के प्रैक्टिस से ही ये चालू किया था। तो फॉर्चुनेटली ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिविटी नहीं एक्सपीरियंस हुई। तो विशाल जी, कस्टमर को एजुकेट करने के लिए आपको अपने आप को भी एजुकेशन देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और बार बार ऐसे लोगों को ऐसे टफ एटमॉस्फेयर में काम करने के लिए अपने आप को मोटिवेट रखने की भी बहुत ज़रूरत है। तो कैसे उस वक्त आप अपने आप को मोटिवेट रखते थे, कैसे अपने आप को कॉम्पिटेंट बनाते थे उस दौर में, शुरुआती दिनों में? वो टाइम पे भी मेरा एक प्रैक्टिस हुआ करता था कि कांस्टेंट गेटिंग दी लर्निंग, कि भाई कहाँ से मैं मेरा जितना नॉलेज है उसको एनहांस करूँ। सो जितना भी एएमसी लेवल पे ऊपर एनजेस जो प्रेजेंटेशन बनाते थे, वो प्रेजेंटेशन को मैं डिटेल में स्टडी करता था, एक एक स्लाइड को समझने की कोशिश करता था, क्या है एग्जैक्टली इन्वेस्टमेंट की टर्मिनोलॉजी, उसके ऊपर आर्टिकल्स को स्टडी करता था। एंड देन नीरज भाई, जिग्नेश भाई एंड उनकी जो टीम है एनजे की, दे हैव आल्सो सपोर्टेड लाइक एनीथिंग। जब भी कुछ भी छोटी छोटी चीज पे इश्यूज होते थे तो मैं उनके साथ के बैठ के ही ये सब चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करता था, समझने की कोशिश करता था। तो पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स ऑन लर्निंग कि एग्जैक्टली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर क्या है, एंड उसी के ऊपर काफी टाइम मैंने गुजारा है। तो कैसे आप नए नए ज्यादा कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए क्या एक्टिविटी किया करते थे आप? वो टाइम पे हम क्या करता था मैं कि एनजे का जो प्रिंट शॉप डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, वो लोग लिफलेट काइंड ऑफ मटेरियल को इनोवेटिव आइडिया से, थॉट से डेवलप करते थे, डिजाइन करते थे। तो आई वाज यूज्ड टू शेयर एंड यूज्ड टू कुरियर एज वेल एज दी डिस्ट्रीब्यूट इन मास। हमारे सूरत में एक टेक्सटाइल मार्केट का एक बहुत बड़ा बेस है, तो मैं मंथली बेसिस के ऊपर करीबन 1-2 लाख लीफलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता था। अच्छा, हाँ, 2 लाख लीफलेट? करेक्ट, या मंथली बेसिस के ऊपर। एंड एक आदमी को मैंने उसके लिए हायर किया था, जिसको पर लीफलेट एक स्मॉल कॉस्ट में देता था, तो वो हैंड डिलीवरी करवाता था। तो पेपर में इंसर्ट करके मैं नहीं बेचता था, उसको हैंड डिलीवरी के लिए मैंने बोला था। तो वो एकदम डिसिप्लिन फॉर्मेट में वहां पहुंचता था, एंड फिर वो टाइम पे वो लीफलेट को देख के, उसमें से मेरा कांटेक्ट नंबर को देख के, अगर किसी को भी कुछ क्वेरीज है या पूछना है तो डायरेक्टली फोन करते थे, एंड मैं इमीडिएटली उनके टाइम लेके विद इन अ डे और 2 में उनको मिल लेता था। आते थे फोन विशाल जी? बहुत सारे लोगों के फोन आते थे आपको? हाँ 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 हाँ, काफी 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 एक्विजिशन मेरा वो एक्टिविटी से हुआ है, काफी एक्विजिशन हुआ है। तो 2003 में विशाल जी आपने म्यूचुअल फंड का काम शुरू किया, और 2003 के बाद में एक वक्त ऐसा भी आया जब मार्केट में बहुत बड़ी मंदी आई। तो क्या आपने कोई ऐसा मूवमेंट फेस किया जहां पे आपके कस्टमर के पैसे जो है वो बहुत नीचे आ गए हो, और उनकी हार्ट बीट ऊपर नीचे हो गई हो, और आप परेशान हो गए हो, ऐसा कोई ऐसा कोई सीन हुआ आपके साथ में? या 2008 में जब यूएस फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी, तो काफी हद तक हमारे एयूएम को भी इम्पैक्ट आया था,
क्योंकि एक ट्रेडिशनल फॉर्मेट में हम इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करते थे कि इक्विटी फंड्स है तो उसमें कभी भी कुछ भी रीबैलेंसिंग या कुछ भी रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते थे। तो मेजॉरिटी जो इन्वेस्टमेंट होता था वो SIP एंड लमसम के जरिए होता था। तो 2008 में ये एक बहुत डिटेल में समझने को मिला कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट भले लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं बट फिर भी उसमें एट वन पॉइंट ऑफ टाइम रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। तो पोस्ट 2008 एनजे ने एक बहुत अच्छा डायनेमिक मैनेजमेंट मॉडल को लॉन्च किया आफ्टर बैक टेस्टिंग ऑफ मोर देन 13 years एंड सिंस दैट ईयर टू टिल टुडे, सो करीबन आज 10 साल 11 साल हो गए। तो जो सेफ इन्वेस्ट का आज करीबन 1200-1100 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट है, उसमें I could say very proudly कि about 75% एसेट्स हम लोग ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन में ही मैनेज करते हैं। नहीं, लेकिन विशाल जी, मेरा प्रश्न ये था कि कोई बंदूक लेके आया आपके पास में? नहीं, ऐसी कस्टमर का था फ्रस्ट्रेशन था, कस्टमर का डिसअपॉइंटमेंट था, बट वहां भी हमने काफी टाइम कस्टमर के साथ उसको एजुकेट करने में गुजारा। सो आई थिंक ऐसा पूरी 18 years की जर्नी में कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेगेटिविटी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस किसी क्लाइंट से हुआ नहीं है अभी तक। तो 2008 की परिस्थिति आपने संभाल ली? हाँ जी, ऐसा कह सकते हैं। कर लिया आपने। तो विशाल जी, आप क्या मतलब, आप कस्टमर आपके पास में आता है, आप उसकी जो प्लानिंग करते हैं, क्या प्लानिंग करते हैं आप? क्या उसे किस तरह की आपकी क्या स्ट्रेटेजी होती है? जी, हमारा एक बेसिक प्रैक्टिस सालों से यही रहा है, मेरा या मेरी टीम का। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में हम यही प्रैक्टिस से कस्टमर एक्वायर करते हैं कि कस्टमर के साथ कुछ 3-4 क्वेश्चंस हम लोग फर्स्ट लेवल पे पूछते हैं। उनका इन्वेस्टमेंट्स होराइजन क्या है, मीडियम टर्म है, वेरी शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म है, या उनके गोल्स क्या है, नीड्स क्या है, एंड कस्टमर को रियल डिफरेंट मार्केट बिहेवियर का रियल डेटा पॉइंट्स शोकेस करके थोड़ी बहुत जानकारी ये लेने की कोशिश करते हैं कि उनका रिस्क एपेटाइट क्या है, एंड देन वी वुड be able to suggest some kind of proposal. And most of the client के साथ जब हम रिस्क मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो जो हमारा डायनेमिक एसेट एलोकेशन का मॉडल है, डायनेमिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज है, उसमें ज्यादातर क्लाइंट वो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड फिर उसको ही हम एकदम थरो प्रैक्टिस से मैनेज कर रहे हैं। विशाल जी, कौन सा ऐसा ऑब्स्टेकल है या फिर क्लाइंट की क्वेरी है जो आपको लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है लेकिन बहुत जेन्युइन है? आई थिंक क्लाइंट की क्वेरी को अगर मैं थोड़ा अलग तरीके से आपके साथ शेयर करूं ना, तो क्लाइंट्स आर ऑलवेज और इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज रिस्क अवर्जन बाय नेचर। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि उसको अपसाइड मिलेगी ना, तब जो फील गुड फैक्टर आएगा ना, उससे अगर थोड़ा भी मार्केट करेक्ट होगा ना, तो उसमें वो ज्यादा अपसेट हो जाएंगे, ज्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, इंपल्सिव हो जाएंगे। सो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उनके इमोशंस को कंट्रोल करना, आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एन एडवाइजर। तो अगर वो आपने कर लिया या वो आपने डे 1 से उनके साथ एजुकेशन के लेवल पे काम किया, देन प्रोबेबली वो इश्यू नहीं आ रहा है। विशाल जी, आपने जो डायनामिक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी बताई आपने, आप हर क्लाइंट के साथ में यही स्ट्रेटेजी रखते हैं? सी, क्लाइंट के साथ हम टोटल फ्लेक्सिबल होके डायनेमिक एज वेल एज दी ऑल द टाइम 100% इक्विटी को भी प्रपोज करते ही है, बट साइमल्टेनियसली वी ऑलवेज शोकेस दी real data points, how the market vis-a-vis the our portfolio has performed even post expense and post tax, उसका रिटर्न क्या जनरेट हुआ है। तो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स आर कन्विंस्ड कि भाई नहीं, इतना रिस्क लेके ही अगर मेरा रिटर्न सिमिलर टू ये आ रहा है, देन आई शुड गो विथ डायनेमिक मॉडल। विशाल जी, आपका ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू आपका विजन क्या है, आपका टारगेट क्या है? आई थिंक टारगेट है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, टारगेट थोड़ा डीमोटिवेट करता है। ओके, विजन होता क्या रहेगा? विजन, हाँ, विजन ठीक रहेगा।
because of Safe Invest is under NJ. Okay. Currently, Safe Invest AUM is 1170 crores and NJ's AUM is close to 80,000 crores. So 80,000 करोड़ में 1100-1200 करोड़ सेफ इन्वेस्ट का आ जाता है. सो अगर मैं ऐसा विजन रखूं कि मुझे एनजे को बीट करना है, तो जब सेफ इन्वेस्ट का एयूएम मानो कि 20,000 करोड़ हुआ तो एनजे का एयूएम 2 लाख करोड़ हो जाएगा. करेक्ट. तो वी कुड से इट इज अ इनफिनाइट काइंड ऑफ विजन और इनफिनाइट काइंड ऑफ टारगेट, क्योंकि इंडिया ऐसी कंट्री है का जहाँ इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी है. तो ये एक टारगेट रख के कुछ फिगर टर्म्स में समझने में मजा नहीं आएगा. सो बेटर है कि उसको इनफिनाइट कर दो. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. तो आपकी बात मैं एक्चुअली सच्ची को बोलूं तो मेरे जैसे आम इंसान के समझ में नहीं आएगी. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. सो विशाल जी, आप जब एक कस्टमर से मिलते हैं तो आप क्या कमिटमेंट देते हैं उसको? आपका कमिटमेंट क्या होता है कि भाई आपको इतना इतना रिटर्न मिल जाएगा या आपको इतनी बेस्ट सर्विस मिल जाएगी? व्हाट काइंड ऑफ कमिटमेंट यू गिव सो दैट वो आपके साथ जुड़ जाता है? Sir, we have never, believe me, we have never given any portfolio performance commitment to any of our client, क्योंकि हम लोग फिक्स डिपॉजिट के बिजनेस में नहीं है कि जहां हमारे पास गारंटेड रिटर्न है. Even though in mutual fund, if you invest into any debt kind of instrument, वहां भी रिटर्न की कोई गारंटी होती नहीं है. सो रिटर्न की कमिटमेंट देने का फायदा नहीं है, बट एटलीस्ट ये कमिटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर फोकसिंग विथ अटमोस्ट कस्टमर सेंट्रिसिटी. तो कस्टमर को हमारा ये कमिटमेंट ऑलवेज होता है कि सर हमने ये जर्नी आज स्टार्ट की है, तो आने वाले 15, 20, 25, 30 साल तक जहां तक हम साथ में रहेंगे, वहां कभी भी आपको कहीं भी हमारी जो भी एरियाज में जरूरत पड़ेगी, तो वो हमारा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमिटमेंट है, मेरी टीम का. तो जरूरी नहीं है कि क्लाइंट को आप रिटर्न कमिटमेंट से ही उसको बांधे रखो, क्योंकि रिटर्न कमिटमेंट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रूव. नहीं, लेकिन विशाल जी, खाली मैं आपके साथ में, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी मैं आपके साथ में रहूंगा, ये क्लाइंट को मोटिवेट कर जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है वो उन्हें कुछ मिल रहा है, जो सामने ना इन टर्म्स ऑफ रिटर्न उन्हें कुछ मिल रहा है या कोई चीज उन्हें मिल रही है, वो उनको अट्रैक्ट करती है. जस्ट इतनी सी बात कि हम आपको सर्विस देंगे, क्या अट्रैक्ट कर जाती है. You are absolutely right. I think you have very rightly touched upon this point. My point is that के रिटर्न कमिटमेंट से रिटर्न नहीं आएगा. रिटर्न कैसे आ रहा है ना, उसको एजुकेट करने से आएगा. अगर मार्केट ने 5% रिटर्न दिया है तो क्लाइंट शुड नॉट एक्सपेक्ट और कुड नॉट एक्सपेक्ट द 15% काइंड ऑफ रिटर्न. लॉन्ग टर्म में रिटर्न जो है ना, वो मार्केट के पैरेलली होने वाले हैं या हो भी रहे हैं. पिछले भी आप 15, 20, 25 साल का देखोगे तो मेरा पॉइंट ये है कि क्लाइंट को ये एजुकेट करने की जरूरत थी कि सर आप रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या कमा रहे हो, इन्फ्लेशन एडजस्टेड. इंडिया इज मूविंग इन मॉडरेट काइंड ऑफ इन्फ्लेशन. सो अगर एक कंसिस्टेंट जीडीपी रीजनेबल टर्म में बढ़ेगा तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगा, तो ऑटोमेटिकली क्लाइंट का भी पोर्टफोलियो में वो रिटर्न आएगा ही आएगा. बट उसके साथ में आप क्या रिस्क लेके उसका इन्वेस्टमेंट मैनेज करते हो, तो रिस्क एडजस्ट रिटर्न कैसे हो रहा है, ये सब चीज आप जितना उसको एजुकेट करोगे, एम्पावर करोगे, देन प्रोबेबली क्लाइंट वुड डेफिनेटली कन्विंस. बट ये वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, ये कांस्टेंट एक्टिविटी है. आपको कांस्टेंट एक फ्रीक्वेंसी में उनके साथ ये सब चीजों को एजुकेट करना पड़ेगा, वर्किंग देना पड़ेगा, डेटा पॉइंट्स के साथ करना पड़ेगा. विशाल जी, आपका काम करने का सिस्टम कैसा है? थोड़ा आपका सिस्टम के बारे में बताइए. क्या यूनिक सिस्टम है आपका? किस तरीके से आप जो है आप चीजों को मैनेज करते हैं, काम को मैनेज करते हैं? जो हमारा एक तरीका है ना, वो ओनली एंड ओनली फोकस विद द प्रोसेस एंड पॉलिसीज है. सो वी हैव इंटरनली हैव आवर ओन बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कि जहां जितने भी डिपार्टमेंट्स है वो सब में क्या प्रोसेसेस एंड पॉलिसीज होनी चाहिए ना, वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह बनती है. एंड एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में हम उसको रिव्यू भी करते हैं. तो वंस दैट डॉक्यूमेंट्स गेट क्रिएटेड ना, उसको फिर कोई ओवरकम नहीं करेगा, सब उसको फॉलो करेंगे. उसमें फिर मेरा भी नाम आ जाता है कि बीइंग अ मैनेजमेंट और बीइंग अ सीईओ ऑफ दिस कंपनी, वो मुझे लागू नहीं होता है, ऐसा नहीं है. फिर वो स्टिक रहते हैं हम प्रोसेस को, एंड एक आवाज से, एक ही तरीके से सब एम्प्लॉइज उसमें उसको फॉलो करने के लिए लग जाते हैं.
एंड रेगुलर फ्रीक्वेंसी में रिव्यू करते हैं, जहां जहां हमको लगता है कि उसको फाइन ट्यून करने की जरूरत है वो हम उसको करते रहते हैं। तो विशाल जी, ये डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है? बिजनेस प्रोसेस का डॉक्यूमेंट कौन तैयार करता है? वो हमारे वहाँ हमारा जो एचआर है उसको ही ये डिपार्टमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है। सो ही सिट्स विद ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट्स हेड एंड उसके साथ वो प्रैक्टिकली क्या हो रहा है उसको समझता है एंड उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है। वो डॉक्यूमेंट को फिर हमारे पास भेजता है, मैं उसको मेरे हिसाब से स्टडी करता हूँ, जो मेरा इनपुट्स देने हैं मैं इनपुट देता हूँ एंड देन ही सेंड्स टू दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। वो भी अपने हिसाब से एक बार उसको रिव्यू करेगा एंड देन दैट डॉक्यूमेंट विल गेट फाइनलाइज्ड। ये कितना रेगुलर इंटरवल पे आप इसको अपडेट करते रहते हैं? जनरली एक हाफ ईयरली ये एक्टिविटी हमारा होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्या डिपार्टमेंट्स हैं इनसे, और क्या आपका सिस्टम है? एंटायर ऑर्गेनाइजेशन में व्हेन वी टॉक्स अबाउट द सेल्स, तो वी फोकस इज ऑन द रिस्क मैनेजमेंट रादर देन द चेजिंग द रिटर्न्स। तो व्हाइल डूइंग सेल्स एंड एडवाइजरी फॉर इन्वेस्टमेंट्स, तो हो सके उतना हम क्लाइंट्स को एजुकेट करने के लिए कोशिश करते हैं। एंड विद इन आवर CRM डिपार्टमेंट वी हैव क्रिएटेड अ क्वालिटी ऑडिट डिपार्टमेंट। वो CRM डिपार्टमेंट का ही एक बेबी है कि जिसमें हम अपने एंटायर AUM को भी ऑडिट करते हैं क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, कि ऐसे टोटल AUM में ऐसे कौन से टाइप के फंड्स है कि जिसकी कंसिस्टेंसी में काफी प्रॉब्लम है, जिसका परफॉर्मेंस प्रॉपर नहीं आ रहा है। तो फिर उसको भी टाइम टू टाइम जब जरूर पड़ेगा तब हमको उसको भी हम रीबैलेंसिंग रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं। सो इट इज नॉट अ काइंड ऑफ चर्निंग एक्टिविटी, बट जहां अंडर परफॉर्मेंस को लॉन्ग अंडर परफॉर्मेंस को कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व करके उसको फाइन ट्यूनिंग करते रहते हैं। तो आपकी अलग से रिसर्च टीम है, मतलब दिस इज अलग डिपार्टमेंट जो ये काम करता है? ये CRM जो हमारा क्लाइंट रिलेशनशिप का एक सेंट्रलाइज मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हुई है। बहुत बढ़िया। तो ये नए कस्टमर्स को एक्वायर करने का भी आपका कोई चैनल है सिस्टमैटिक, जहाँ से लोग आते हैं, फिल्टर होते हैं और फाइनल आपका कस्टमर बनता है? See, we have created our internal client acquisition policies. So, हर एक जो टीम मेंबर है अंडर मी, who directly reports to me and who handle the client's relationship management, who acquires the client, तो एक पॉलिसी हमने वहाँ डिजाइन की हुई है। तो विद दैट पॉलिसी वो जब भी क्लाइंट को मिलता है तो वो इवेल्युएट करता है कि ये क्लाइंट के साथ हमारी जो कोर फिलोसॉफी से, कंपनीज की जो कोर वैल्यूज है वो मैच हो रही कि नहीं, और फिर उसी तरीके से वो ऑब्जर्व करके क्लाइंट के साथ हो सके उतना ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करके 1-2-3 मीटिंग के बाद एक डिसीजन पे आते हैं कि क्लाइंट एक्वायर ये करना है। सो इन आर सेफ इन्वेस्ट इट इज नॉट लाइक दैट के किसी को भी हम क्लाइंट के तरीके से ले लेते हैं। वी हैव आर इंटरनल एरिया ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड देन ओनली वी वुड एक्सेप्ट के भाई चलो इसको हमको करना है। So once it has finalized and that has been entered into the system, and then that clients acquisition का authorizations है वो मैं और मेरी एक सबऑर्डिनेट टीम है वो कर रही है। विशाल जी, एक एग्जांपल देंगे क्या? ऑब्जर्वेशन का क्राइटेरिया क्या है आपका, क्लाइंट ऑब्जर्वेशन का? पहले मैंने बताया उस हिसाब से कि वी आर नॉट कन्विंस्ड विद द रिटर्न्स ओनली, because of we are not into the advisory of any fixed income kind of securities की जहां एक रिटर्न की गारंटी होती है। सो काफी इन्वेस्टर्स का एक प्री सेट ऑफ माइंड होता है कि मुझे तो एक रिटर्न आप 12-13% का, 15% का, 20% का आप कमिटमेंट देते हो तो ही मैं आपके साथ जुड़ू। तो आई थिंक ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म नहीं जाएगी। दूसरा कि इन आवर बिजनेस नंबर ऑफ क्लाइंट को एक्वायर कर लेने से ग्रोथ नहीं आता है। आप एक ही क्लाइंट के साथ कितना लॉन्ग ड्यूरेशन, लॉन्ग टर्म ग्रो हो सकते हो, जा सकते हो, आई थिंक दैट मैटर्स द मोस्ट एंड दैट व्हाट वी आर बिलीविंग एट एक्सट्रीम लेवल। सो अगर आप मेरा डेटा पॉइंट्स भी देखो तो 1200 करोड़ के AUM में वी आर हैविंग 2500 काइंड ऑफ क्लाइंट्स। सो हम क्लाइंट लेने में थोड़े चूजी है
एंड एक फिलोसॉफी, एक रिलेशनशिप, एक परिवार के तरीके से हम उसको ऑब्जर्व करते हैं, एंड अगर उस तरीके से वो भी हमारे साथ मैच होता है तभी हम उसको फाइनल डिसीजन लेते हैं कि अभी ये क्लाइंट के साथ हमको आगे बढ़ना है। वहां फिर हम ऐसा नहीं देखते कि ये क्लाइंट 5 करोड़ दे रहा है तो उसको अभी क्लाइंट बना दो। करेक्ट करेक्ट। सो विशाल जी, किसी कस्टमर को रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से आप कन्विंस नहीं करते हैं, आप उसको समझाते हैं कि रिस्क की वैल्यू कितनी है, रिस्क को क्यों कंसीडर करना है, और वो हिसाब से। तो इसमें फिर रिटर्न्स को जब आप इग्नोर करते हैं तो इसमें कस्टमर को कन्विंस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हो जाता है? नहीं, डिफिकल्ट नहीं होता है, बिकॉज ऑफ आप जब बात करते हो तो आप ग्रे नहीं बात करते हो, आप विद डेटा पॉइंट्स बात करते हो कि भाई विद दिस स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट व्हाट अदर इन्वेस्टर्स हैव एक्चुअली अर्नड इन लास्ट 5, 10, 20 इयर्स। सो वो डेटा पॉइंट्स, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि रिटर्न को मतलब अपने को हवा में बात करनी है, वी हैव टू शोकेस दी व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट। तो अगर आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसके सामने रखते हो एंड विथ योर एक्सपीरियंस शेयरिंग, सो आई थिंक क्लाइंट्स ऑटोमेटिकली कन्विंस होते हैं। एंड मैंने पहले ही बताया था एक चीज की, क्लाइंट्स बनाने में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, वो आपका कन्विक्शन एंड बिलीफ को आप कैसे उसके अंदर ट्रांसफॉर्म करते हो। करेक्ट। सो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज ऑफ रिटर्न से बिलीव मी आप एक्वायर करोगे ना कि भाई 15% दे दूंगा, 14.5% आएगा ना तो भी आपको छोड़ देगा। तो आपकी तरफ से कमिटमेंट किस चीज का होता है कस्टमर को? सर हमारे वहां एक चीज बहुत क्लियर है कि हम क्लाइंट्स का रिव्यू करते हैं एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी में, एंड दैट रिव्यू इज ऑन एक्सट्रीम लेवल। मतलब वी स्पेंड्स एटलीस्ट minimum 45 minutes to 1 hour, 2 hour, 3 hour, it could last even 4-5 hours। अगर उसमें काफी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन पे हम चले जाते हैं, क्लाइंट्स की अगर एजुकेशन की रिक्वायरमेंट है तो उस तरीके से उसके पूरे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट एंड उसके अदर इन्वेस्टमेंट जो है उस और इंश्योरेंस है, वो सबको मिला के हम एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू की मैकेनिज्म रन कर रहे हैं। एंड उसमें हम लोग एक एक चीज को मिनिटाइज करते हैं, एंड वो सब चीज को मिनिटाइज होने के बाद ईच एंड एवरी मिनट्स ऑथराइज्ड बाय मी। तो ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि आई थिंक जिसमें एटलीस्ट अगर आप साल में 2 बार करो या एक बार भी करो तो उसमें काफी क्लैरिटी क्लाइंट लेवल के ऊपर एज वेल एज द एडवाइजर लेवल पे हो जाती है। एंड आई थिंक आई कुड से दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रैक्टिस इंटरनेशनली मेनी एडवाइजर्स आर डूइंग। कितने बार साल में आप क्लाइंट का पोर्टफोलियो रिव्यू करते हैं? जनरली एक स्टैंडर्ड जो प्रोसेस है वो हाफ ईयरली होनी चाहिए, बट देन डिपेंड्स क्लाइंट टू क्लाइंट, शायद वो कभी क्वार्टरली भी वो डिमांड करते हैं या कोई क्लाइंट कहते हैं कि आई एम कंफर्टेबल ऑन एनुअल बेसिस ओनली, तो वो फ्रीक्वेंसी को हम उस हिसाब से सिस्टम में अरेंज कर लेते हैं विशाल जी, सीरियस कस्टमर इस चीज को उनका पोर्टफोलियो रिव्यू करने के लिए समय देते हैं रेगुलरली? या सर, या दिस प्रैक्टिस वी आर डूइंग सिंस लास्ट मेनी इयर्स। बट अगर मैं आपको एक सिस्टम ड्रिवन मिनट की बात करूं, सिस्टम ड्रिवन मैनेजमेंट की बात करूं, विच वी हैव स्टार्टेड आई थिंक 2 years बिफोर, तो in fact in this pandemic situation year to date we have done close to 800 clients of review। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फैंटास्टिक। तो विशाल जी, आपकी ये जो ग्रोथ स्टोरी है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ स्टोरी है, इसका ये जो ग्रोथ है इसकी मेन वजह क्या है? See, I think what I read or what I understood in my experience of last 18 years, and on regular frequency, or I could say we sit together in couple of our senior team members, and हम काफी ब्रेनस्टॉर्म करते हैं कि एग्जैक्टली हमको अभी भी हमारी प्रैक्टिस में क्या करने की जरूरत है। सो देन फाइनली हम लोग 2 चीज के ऊपर आए कि सेफ इन्वेस्ट में हमने क्वालिटी एंड सिंप्लिसिटी के पिलर के ऊपर ये पूरा खड़ा किया है कि आप जितना, एंड ये 2 चीज है ना वो सबसे हार्ड है, क्वालिटी भी उतनी हार्ड है और उससे हार्डर जो है ना वो सिंप्लिसिटी है। उसके इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में, उसके ऑपरेशनल मैनेजमेंट में, उसके कम्युनिकेशंस में, ये सब चीज में हमने
उसका पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि कितना हम क्वालिटेटिव मैनेजमेंट कर पाए एंड उसको कितने सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई करके उसके सामने रख सके। तो कोई एक एग्जांपल दीजिए ना विशाल जी, ये सिंपलिसिटी क्वालिटी का एग्जांपल समझ में आता है, सिंपलिसिटी का कोई एग्जांपल दीजिए आप, कोई भी एक चीज का जो आपने किया है, जो आपने किया है। करेक्ट। सी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली क्या होता है कि अपने म्यूचुअल फंड इंडस्ट्रीज में इक्विटी फंड्स को ले तो करीबन 1000+ स्कीम्स आर देयर। सो मोस्ट ऑफ द टाइम टॉकिंग ऑन दी स्कीम्स कि आप ये स्कीम में कर दो, लार्ज कैप कर दो, मिड कैप कर दो, स्मॉल कैप कर दो, थीमेटिक कर दो, सेक्टर फंड कर दो, एनएफओस आते रहते हैं। सो हमने हमारा एक इन्वेस्टमेंट कमिटी डिजाइन किया है जिसमें हमने एक डॉक्यूमेंट बनाया है कि वी डोंट वांट टू सेल एनी एनएफओस। तो पिछले 6 साल में हमने एक भी एनएफओ बेचा ही नहीं है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अपॉर्चुनिटी। सेकंड थिंग इज दैट के पोर्टफोलियो में डिवर्सिफिकेशन की जो एक लैंग्वेज है उसमें 40-50 स्कीम लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फंड मैनेजर्स आर डूइंग बेस्ट ऑफ बेस्ट वर्क एट देयर एंड विद देयर रिसर्च एंड प्लेटफॉर्म। सो उनके फंड्स में उनको जहां जो उसका डिवर्सिफिकेशन करना है, अगर मैंने प्लेन वेनिला फंड ले लिया है तो वो करेगा। देन आई डोंट वांट टू इंडल्ज ऑल दीज थिंग्स एंड मेरे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में मैं कितना उसको कॉन्सेंट्रेटेड क्रिएट कर सकता हूं। सो 5-6 स्कीम से ज्यादा होनी नहीं चाहिए एंड विद द एडिशन ऑफ दिस डायनेमिक मैनेजमेंट आई थिंक ये अगर आपने अप्लाई किया ना तो इससे बियॉन्ड सिंप्लिसिटी की जरूरत नहीं है। एंड फिर एक ही जो कोर एप्लीकेशन करना है ना, कोर एफर्ट करना है ना, वो एसेट एलोकेशन को टाइम टू टाइम रीबैलेंस करना है। सो इन एनजे वी हैव क्रिएटेड अ कंप्लीट ऑटोमेटेड मैनेजमेंट एंड वो जब भी ट्रिगर होता है ना वो हम उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं। सो मैं आपको एक डेटा पॉइंट सेफ इन्वेस्ट का दूं कि वी आर रीचिंग टू 1000 इंडिविजुअल फैमिलीज कि जिनके पोर्टफोलियो आज एसेट एलोकेशन में मैनेज हो रहे हैं। तो अगर इन्वेस्टर इंडिविजुअल बात करूं कि एक फैमिली में 2 या 3 इन्वेस्टर भी हो सकते हैं, तो ऐसे 2000 इन्वेस्टर के ऊपर आज सेफ इन्वेस्ट पहुंच रहा है। और उनके पिछले 6 साल में जब भी रीबैलेंसिंग का ट्रिगर आया है सिस्टम से, उसमें से सेफ इन्वेस्टमेंट का जो एग्जीक्यूशन का अचीवमेंट रेशियो है ना, विच इज 96.3%। बहुत बढ़िया। तो आप क्लाइंट को कितने सिंपल तरीके से एजुकेट कर रहे हो, इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू या डेट पॉइंट ऑफ व्यू। वी नेवर सेल एनी लॉन्ग टर्म डेट, वी ओनली सेल्स शॉर्ट टर्म डेट। वी अंडरस्टैंड डेट इज नॉट फॉर द वेल्थ क्रिएशन, डेट इज फॉर द प्रिजर्विंग योर कैपिटल। वेल्थ क्रिएट करना है तो इक्विटी में इन्वेस्ट कीजिए, इक्विटी वुड ऑटोमेटिकली क्रिएट वेल्थ एंड उसका कॉम्बिनेशन करके आप डायनेमिकली मैनेज कीजिए, यू वुड डेफिनेटली गेट अ बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट रिस्क एडजस्टेड रिटर्न। सेम तरीके से इंश्योरेंस में भी जो हमारा संपूर्ण सुरक्षा का स्ट्रक्चर है, इंश्योरेंस में क्या होता है कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट्स को पूछते हो तो वो कहता है कि मैं 5 लाख का प्रीमियम भर रहा हूँ, 2 लाख का भर रहा हूँ, 50 लाख का भर रहा हूँ। वो कभी सम एश्योर्ड की बात करता नहीं है। तो इंडस्ट्री में सम एश्योर्ड बिका ही नहीं है, इंडस्ट्री में प्रीमियम बिका है। सो वी ओनली सेल दी सम एश्योर्ड। क्लाइंट्स की नीड क्या है, अगर प्रोटेक्शन की है तो व्हाई ही वांट टू इन्वॉल्व इन हायर प्रीमियम काइंड ऑफ प्रोडक्ट, देन टर्म इज द बेस्ट प्रोडक्ट। करेक्ट। इसी तरीके से आज हेल्थ इंश्योरेंस में देखिए कि क्या हो रहा है। काफी लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस है बट अब उसका एवरेज सम एश्योर्ड निकालोगे तो काफी कम होगा। अभी ये पेंडेमिक होगा, पर पेंडेमिक जो हुआ उसमें कोरोना वायरस का एवरेज क्लेम वुड हैव 3 to 3.5 लाख रुपीस। सो अगर किसी के पास 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख का ही सम एश्योर्ड फैमिली फ्लोटर में, तो कैसे वो उसको कर पाएगा। सो माय पॉइंट इज दैट के हाउ यू पुट योर things extremely simplify way in front of clients, automatically client would starts getting clarity। and ये मैंने बताया ना, this is the experience of and this is the journey of 18 years। so आज ये ओवरनाइट ये सब हमने भी सीखा नहीं है, ये प्रैक्टिस से आया है। बट अगर आप जितना इसके ऊपर काम करोगे, कोर वैल्यूज को पकड़ के रखोगे, ऑटोमेटिकली इट विल पेस। बहुत बढ़िया। विशाल जी, आपका काम करने का स्ट्रेटेजी क्या है? जैसे आप HNI क्लाइंट्स को ज्यादा फोकस करते हैं या किसी भी तरह का क्लाइंट्स वेलकम है आपकी कंपनी? मेरी कंपनी में ऑल काइंड ऑफ क्लाइंट्स आर देयर, ओनली एंड ओनली टारगेटिंग अ वेरी 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 स्मॉल काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स
जहां उसको 500 रुपए का इन्वेस्टमेंट्स करना है, जहां उसको 1000 रुपए की एसआईपी करनी है, लॉन्ग टर्म जाना है, कोई दूध वाला हो गया, कोई पान वाला हो गया, कोई रिक्शा वाला हो गया, तो उसको आज वो लोग मिल मिल के उनके काम करते हैं। तो विशाल जी, अगर आपके 2000 कस्टमर हैं और आपका 1200 करोड़ का लगभग एयूएम है, तो मेरे ख्याल से आपके ज्यादा कस्टमर्स तो इतना ही होंगे। हाँ, क्योंकि 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 जो सी होता क्या है कि इन एनी बिजनेस ऑलवेज देयर इज अ 80-20 रेशियो। सो होता क्या है कि बड़े क्लाइंट है वो बड़ा रेफरेंस देंगे, तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ अगर आप देखोगे एयूएम टर्म्स में तो आपको मिल ही जाएगा। करेक्ट। So that is why definitely small group of clients having a large size of the weightage in the business. परफेक्ट। तो विशाल जी, आपका इतना विशाल पोर्टफोलियो है विशाल जी, जो आपका इतना विशाल पोर्टफोलियो है, अब आपने बना दिया है 1100-1200 करोड़ का। तो आप एनजे के अंडर में काम करते हैं, कभी आपके दिमाग में ऐसा नहीं आया कि अब मैं अपना डायरेक्ट जो है म्यूचुअल फंड कंपनी से भी टाई अप कर लूं तो आपको बहुत वेटेज मिलेगा, बहुत वैल्यू मिलेगी? कभी ऐसा नहीं लगा आपको? नेवर, कभी नहीं, और होगा भी नहीं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्योंकि वहां पे बहुत वैल्यू मिलेगी आपको, आपका इनकम बढ़ जाएगा, आपको वेटेज बहुत मिलेगा, आप डायरेक्ट एनजे जैसे पिलर बन जाओगे। तो व्हाई दिस डिड नॉट कम इन योर माइंड? See, I am an entrepreneur and I can understand P&L of my company. So मैं कोई सेवा नहीं कर रहा हूं। इन एंटरप्रेन्योरशिप और इन आर बिजनेस, स्पेसिफिकली हमारे बिजनेस की बात करें जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंशियल सर्विसेज की एक्टिविटीज में है, उसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक चीज है, जो एक क्लैरिटी होनी चाहिए हर एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर आप पकड़ लो या एक ग्रुप ऑफ एडवाइजर्स पकड़ लो, कि हाउ अर्ली यू कुड रिड्यूस योर नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, मतलब कितना जल्दी नॉन प्रोडक्टिव कामों से बाहर आ रहे हो। एंड इन दिस बिजनेस मैं एनजे को लीव कर लूंगा तो मेरा अर्निंग बढ़ जाएगा। हाँ, वो एक मिथ है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आज एनजे का जो प्लेटफॉर्म है ना, विच इज द फाइनेस्ट प्लेटफॉर्म आई कुड से इन डोमेस्टिक एज वेल एज द इंटरनेशनली, तो मैं ट्रांजैक्शंस में कितनी एरर को एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन रिड्यूस कर सकता हूं कि उसकी वजह से आज टाइम बच सकता है, तो वो आज एनजे का प्लेटफॉर्म है। एंड आज मैं आपके सामने ये सब बोल रहा हूं, आपके सामने बैठ के मेरी जर्नी को शेयर कर रहा हूं ना, उसका द एंटायर श्रेय गोज टू एनजे, क्योंकि उनके थ्रू, उनके डायरेक्शन, उनके गाइडेंस, नीरज भाई, जिग्नेश भाई एंड टीम एनजे ने जो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर जान डाली है ना, उनके स्कीम जो इम्प्लांट की है ना, आज वो चीज को हम समझ रहे हैं, वो चीज को आज मैंने महसूस किया है, आज मैंने अप्लाई किया है, एंड दैट इज व्हाई आई कुड सिट इन फ्रंट ऑफ यू। सो आई थिंक कोई फायदा नहीं है, शायद मैं ऐसा बोल सकता हूं वेरी कॉन्फिडेंटली कि अगर मैंने एनजे को छोड़ दिया ना तो मेरा डी ग्रोथ होना चालू हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो विशाल जी, आपसे बातें करने में बातें करते करते बहुत कुछ समझ में आ रहा है, बहुत सारी जानकारी मिल रही है। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ विशाल जी, मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। एक तो हो गए आप, एक तो कस्टमर्स हो गए, एक जनता हो गई, दूसरे हो गए फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंट्री, और तीसरा हो गया फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटर एनजे ओनली। इन तीनों में से अगर आपको किसी एक को चूज करना हो तो किसे चूज करने, मतलब सलाह देनी हो, सलाह के लिए चूज करना हो तो किसे आप चूज करेंगे और क्या सलाह देंगे? किसी एक को चूज करना है आपने। See, in today's situation में मेरा एक्सपीरियंस एज वेल एज दी जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू में देना चाहूंगा कि मेरी बहुत एक हम्बल रिक्वेस्ट है आज अपनी इन्वेस्टर कम्युनिटी को इंडिया में, कि मेहरबानी करके जो लीनियर डायरेक्शन में मार्केट अभी जा रहा है, वो डायरेक्शन को आप अपना ऐसे दोस्त बना मत लेना और जरा भी उसमें कैरी मत हो जाना। आप मेहरबानी करके अपना जो रिस्क एपेटाइट है और अपना जो एसेट एलोकेशन है उसके साथ स्टिक रहिएगा। पूरे वर्ल्ड में पास्ट में कोई भी एसेट्स लीनियर मूव नहीं हुआ है और फ्यूचर में भी नहीं होगा। 2 प्रिंसिपल है, रिवर्जन टू द मीन एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये 2 प्रिंसिपल को मेरे हिसाब से बहुत जल्दी
एंड बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना जरूरी है। एंड मेहरबानी करके ये चीज को आप अवॉइड मत करना, अदरवाइज मार्केट जब भी एक्सेस देता है ना उतना फास्ट वो वापस ले भी लेता है। करेक्ट। सो इट इज माय वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल इन्वेस्टर कम्युनिटी कि मेहरबानी करके आप ये दो चीजों को मत भूलना। बहुत बढ़िया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया विशाल जी आपने, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। और अगर कोई इसे ध्यान से समझता है और इसे इम्प्लीमेंट करता है तो डेफिनेटली इसे इम्प्लीमेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जब जैसा माहौल होता है माहौल के साथ आदमी बहता चला जाता है। और ये आपने जो चीज बोली है इसको माहौल के ऑपोजिट में कदम लेना है। लेकिन वाकई में बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है आपकी विशाल जी। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपकी ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ है इसके लिए बहुत बहुत बधाई है आपको। और बहुत ही मजा आया आपसे बात करने में, बहुत ही वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन ये जो हमारी वार्तालाप हुई है इसमें डेफिनेटली निकल के आई है। और साइमल्टेनियसली विशाल जी, मैं एनजे इंडिया इन्वेस्ट को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि उनके साथ में आपके जैसा हीरा है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी, आपने अपना समय निकाला और आपकी इस एक्सपीरियंस जर्नी को, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस जर्नी को हमारे साथ में शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल जी। थैंक यू रंजीत जी, थैंक यू सो मच। सो अंत में मैं हमारे व्यूअर से ये कहना चाहूंगा कि इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, इस तरह के इंटरव्यूज हम आपके साथ में लाते रहेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा, बहुत बहुत धन्यवाद।